Hey everyone, your Kapil Bhaiya this side. I really welcome you all for the last session for ND1 2025. मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर कमिट करी थी और ये बोलते हुए मेरे को काफ़ी प्राउड फील होता है कि वट एवर आई कमिटेड हियर कि मैं GAT में ये सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ और जिसने भी मेरे को फॉलो कर लिया उसका जो गेम है ना वो एकदम चेंज होने वाला है। मेरे को पता है बहुत सारे मल्टीपल जगह से आप लोग कंटेंट ग्रास्प कर सकते थे, बट द वे यू सपोर्टेड अस थ्रू आउट द जर्नी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी दैट आई हैव हैड सो फार। ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सेट करा है और जिस तरीके से आपने हमको फॉलो करा है काफ़ी बढ़िया रहा है यार, काफ़ी बढ़िया जर्नी रही है अभी तक। तो बढ़िया तरीके से ये वाला सेशन भी हम लोग कवर करेंगे एंड रियली हेड्स ऑफ टू योर फोकस, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। अभी तक आप लोग टिके रहे हो, मतलब मेरे को बताना कमेंट में कि किसने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरे सेशन लगाए। जो पेपर लीग सीरीज के मैंने सेशन यहाँ पर लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी का मैंने वन शॉट क्विक शॉट में पूरी इंडियन ज्योग्राफी ओवर करी है। वो किसने मतलब सारे सेशन लगाए, स्टार्टिंग से फॉलो कर रखा है, मेरे को बताना, सो दैट आई रियली गेट टू नो कि कितने लोगों ने यार एक्चुअली में देवर डेडिकेटेड, देवर डिटरमाइंड एंड देवर कंप्लीटली फोकस्ड टू एम ND1 2025। तो फाइनली यार जितनी भी चीज़ें मैंने आप सभी से कमिट करी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए करी और कुछ एज सच यहाँ पर बोलने के लिए नहीं है। अपन स्टार्ट करते हैं ये वाला आखिरी सेशन फॉर ND1 2025 विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल फॉर केमिस्ट्री, आई थिंक, या केमिस्ट्री आई थिंक नहीं, एग्जैक्टली केमिस्ट्री। चलो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है जनाब, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैटर। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हाँ जी, एकदम सही बात है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर सारे मैटर बनते हैं। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन मैटर आर मैक्सिमम इन गैसेस। मतलब गैसेस के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसा नहीं, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर गैसेस में नहीं होता। सेकेंड वाली गलत स्टेटमेंट है। एवापोरेशन डज नॉट कॉसेस कूलिंग, मतलब एवापोरेशन कूलिंग नहीं करता है यार। एवापोरेशन कूलिंग नहीं करेगा तो और कौन करेगा, एवापोरेशन ही तो कूलिंग करता है। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तीनों स्टेट में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो पूछ रहा है कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, 1 and 4, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 1 and 4 आर करेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा यार, बिल्कुल भी ना मैं यहाँ पर आराम से चीज़ें नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को सभी को पता है यार 2 दिन बाद आपका पेपर है। और एक और चीज़ मेरे को पता है कि यहाँ से ये जो सेशन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, केमिस्ट्री के 15 सवाल में से 100% क्वेश्चंस, मतलब श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको सवाल पक्का वहाँ पर देखने को मिलेंगे, पक्का वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपने सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी चीज़ें मैंने केमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में करवाई है, जो रिवोल्यूशनरी सेशन हमारे हो रखे हैं वो जाना है यार। वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए मैं दोबारा उनको यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। वो क्वेश्चन वहीं पर सेट हैं और वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जितनी भी चीज़ें वहाँ पर करवाई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी अच्छे से कवर करना। और जो चीज़ें मैं अभी करवा रहा हूँ ये उसके एडिशनल है। ये एडिशनल मेरे को एक ऐसा कर लो कि दिस इज द आइसिंग ऑन द केक। जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेटेंट हीट फॉर अ गिवन सब्सटेंस इज आर करेक्ट। मतलब लेटेंट हीट का मतलब होता है छिपी हुई हीट। कभी भी कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी मैटर चेंज हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस चेंज हो रहा है, तो वहां पर जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज होता है वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो फिर उसको हीट एनर्जी एब्जॉर्व कैसे होती है, रिलीज कैसे होती है, ये होती है लेटेंट के कारण। जो लेटेंट हीट होती है ये लेटेंट हीट या तो रिलीज होगी या तो यहाँ पर क्या होगी, एब्जॉर्व होगी, जो कि बढ़िया तरीके से मैंने अपने कौन से सेशन में बताया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो लेटेंट हीट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट, इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। हाँ जी, टेम्परेचर पर फिक्स रहती है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, नहीं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हाँ जी, इंडिपेंडेंट है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है मगर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। तो मतलब ये चीज़ भी यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। भाई टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करती है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। तो 1 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, मतलब डी इज करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रिफर्स टू द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg। तो देखो लेटेंट हीट के सवाल यहाँ पर कितने हैं, 3 है, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ये सवाल है ताकि अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल सके। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या है, कोई भी सॉलिड यदि यहाँ पर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, फ्यूजन। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हेन द वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड, कभी भी कोई वेपर लिक्विड में चेंज हो रही है तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाओ, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा कब, जब आपने टेम्परेचर दिया।
बर्फ है, बर्फ का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो पानी बन जाएगा। उस पानी का आपने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्टीम बन जाएगी, मतलब गैस। मगर आपको क्या करना है, वेपर को लिक्विड में चेंज करना है। तो आपने जब यहाँ पर इनको हीट एनर्जी दी थी, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाया था, तो इन्होंने क्या करा था, एब्जॉर्ब करा था। मगर इस केस में आपको क्या करना है, गैस से लिक्विड में करना है, तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मगर अब यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगा, हीट एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी। तो अब देख लो यहाँ पर रिलीज कहाँ पर है, इट विल एब्जॉर्ब नहीं, इट विल लूज हीट एनर्जी, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज करेक्ट। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। लेट्स हेड ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार उसके पहले यहाँ पर देख लो यार, ये प्राउड मोमेंट ना मेरे को आप लोग भी फील करवाना है यार, ठीक है। एक तो अभी मानिश शर्मा ने करवा दिया है, उसको भी शेयर नहीं करा है, क्या पता, मेरे को एकदम ध्यान से स्विच हो गया। ये आपको करवाना है भाई, है ना। रिकमेंड होने के बाद ऐसे ही आप हमको वीडियो कॉल करना, नंबर वगैरह तब तक तो आपको मिल जाएंगे हमारे SSB वाले ग्रुप पर, जो फ्री मेंटोरशिप वाला ग्रुप है, उस पर आप डेफिनेटली विल बी एडेड ओवर देयर। हर मेंटोर के वहाँ पर आपको एकदम पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिए जाएंगे। यू विल बी एबल टू आस्क एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मज़ा आएगा यार जर्नी में। एक बार आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करो, हम आपको इतना मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस करवा देंगे ना, यू विल बी वेरी 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 सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट्स एंड आवर एफर्ट्स एज वेल, ठीक है। तो यार इसी मोमेंट के लिए मेहनत करो। योर पेरेंट्स आउट देयर आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस। सो व्हाट अबाउट ND1 2025? यार सब कुछ सेट है, सब कुछ, एवरीथिंग इज सेट, ठीक है, सब कुछ। तो बस कुछ नहीं करना है। ND1 2025 जितनी भी चीज़ें हमने आपको बता रखी, उसको बढ़िया तरीके से आपने फॉलो करा है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हैं। और यदि मैं बात करूं ND2 2025 के लिए, तो कोर्सेस ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर आ चुके हैं। जाइए वहाँ पर, जो कोर्सेज हैं उनको बाय कीजिए। और सबसे अफोर्डेबल है यार, कोई प्राइस वगैरह नहीं बढ़ाई है, ठीक। लास्ट टाइम जो प्राइस थी वही रखी है, कोई भी एक्स्ट्रा 1% भी प्राइस वहाँ पर बढ़ा नहीं रखी है। बस ये है कि एप्लीकेशन थोड़ा स्विच करा है ताकि और आपके लिए कन्वीनियंट हो अभी। और हमने इस तरीके से चीज़ें उसमें ऐड ऑन करी हैं ताकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप डाउट पूछ सको। और लास्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि PDF ना डलने में थोड़ी सी देरी हो रही थी, मगर इस बार कुछ ऐसे फीचर्स ऐड ऑन करे हमने कि जो PDFs हैं वो जस्ट तुरंत वहाँ पर डल जाएंगी। मतलब जैसे ही सेशन खत्म हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस जैसे ही सेशन खत्म हुआ उसके बाद विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन वहाँ पर PDF आपको दिखेंगी। बढ़िया फीचर्स ऐड हुए हैं, आप देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? ओके, तो यार इवेपोरेशन बढ़ाने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, विंड स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मगर ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ेगा, उमस को कम करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, ये चीज़ एकदम गलत है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एट 0 डिग्री सेल्सियस बोथ आइस एंड वाटर एग्जिस्ट, बट आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। ओके, मतलब आइस ज़्यादा इफेक्टिव है कूलिंग के लिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यार वाटर के पास ना, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के पास क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट एनर्जी होती है। अब जिसके पास लेटेंट हीट एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा गर्म होगा, और जिसके पास कम होगी वो ज़्यादा कूलिंग कराएगा। तो आइस के पास कम होती है तो वो ज़्यादा कूलिंग कराएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 यहाँ पर क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस बोथ वाटर एंड स्टीम एग्जिस्ट बट स्टीम कॉजेस मोर बर्निंग। बिल्कुल सही बात है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी है, स्टीम भी है, मगर ज़्यादा बर्निंग कौन करेगा, स्टीम। क्योंकि एट 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पजेस लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट एनर्जी। बिल्कुल, तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट एनर्जी है, इसलिए ये ज्यादा क्या कर रहा है, बर्निंग क्रिएट कर रहा है। तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाउ मेनी? तो 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर क्या बोल रहा है, एक मिनट। बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग एक सरफेस फिनोमेना है, और इवेपोरेशन इज अ बल्क फिनोमेना। यार बॉइलिंग क्या सरफेस फिनोमेना है क्या? इवेपोरेशन हमारा सरफेस फिनोमेना है, और जो बॉइलिंग है वो हमारा बल्क फिनोमेना है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज टर्म्ड एज वेपराइजेशन। मतलब गैस का लिक्विड में चेंज होना, गैस का लिक्विड में चेंज होना। यार लिक्विड का गैस में चेंज होना, इसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं, और इसका इसमें चेंज होना, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ये गलत है। द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। एकदम सही बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन, जिसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। सॉरी, जुकाम फिर से हो रखा है क्या यार। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? मतलब एक सही है तो एक पे लगा दो। सॉलिड CO2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। सही बात है भाई, ड्राई आइस कहा जाता है उसको।
द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवापोरेशन। मतलब यार सही तो बात है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं जो कि इवेपोरेशन के टाइम पर उन्होंने लूज करी है। क्योंकि इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड का में गैस में चेंज होता है, तो वो एब्जॉर्व ही तो करते हैं ना। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस स्टेट। तो सही है, सॉलिड CO2 को इसलिए यहाँ पर रखा जाता है प्रोटेक्ट करके, क्योंकि जैसे ही 1 atm का भी टेम्परेचर यहाँ पर रिडक्शन हुआ ना, तो ये क्या होता है, सॉलिड CO2 डायरेक्टली क्या में चेंज हो जाता है, सॉलिड से गैस में। तो यहाँ पर ये भी सही है। कितनी स्टेटमेंट सही है, ऑल दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 2 3 आर करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो यार देखो सबसे पहले आप गौर फरमाइए कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, जो कंप्रेसिबिलिटी है, ये कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ये होती है गैसेस में। ठीक है, ये देखने को मिलेगी गैसेस में। अब जिसकी कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, गैस को। अब गैस को ज़्यादा कंप्रेस कर लोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अपन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ये तो गैस के पार्टिकल्स में ज़्यादा होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या यहाँ पर है, क्या नहीं है? कंप्रेसिबिलिटी और स्पेस यहाँ पर है क्या, नहीं है? यहाँ पर है क्या, नहीं है? तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है भाई, ये पूरे के पूरे ऑप्शन गलत है। मतलब कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, नन। ठीक है, ये जानबूझकर ऐसा हुआ है, नन। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के सेशन है, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है, किसी का सेंटर वगैरह दूर होता है, तो आप उस दौरान भी देख सकते हो। ये बिल्कुल भी आपको रिग्रेट में नहीं डालेगा, पक्का यहाँ से आपको वोकैबुलरी देखने को मिलेगी एनडी एग्जाम में। ठीक है, आखिरी में बिल्कुल भी ये वाली चीज़ को छोड़कर मत जाना, आपके बेनिफिट में जाने वाली है। अब यहाँ पर देखो क्या है, वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड ग्लास। मतलब जब वाटर वेपर है, when it comes in contact with cold glass and converted into liquid state। बिल्कुल सही बात है यार, जो वाटर वेपर है कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आती है तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। वाटर वेपर एब्जॉर्व द एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। यार सबसे बड़ी गलती ये है कि यहाँ पर एब्जॉर्व नहीं करता है, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाओ, जो वेपर है, ये वेपर काय में चेंज हो रही है, वेपर चेंज हो रही है लिक्विड में। तो वेपर से लिक्विड में चेंज होना उल्टा है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर दे नहीं रहे हैं जो कि एब्जॉर्व करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीज। तो यहाँ पर होगा रिलीज, तो आर इज फॉल्स। यहाँ पर आर इज फॉल्स, ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, कोरोजन, सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज है, ठीक है। कोरोजन केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल प्रोसेस होती है यहाँ पर। जो सब्लिमेशन है ये फिजिकल चेंज है, कंडेंसेशन ये भी फिजिकल है। तो फिजिकली आपसे पूछ रहा है 1 3 एंड 4, तो 1 3 एंड 4 मतलब 4 1 3, ये भी सही है, एकदम सही बात है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसके बियॉन्ड भी मैं आपको कुछ चीट शीट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, आपको पता हो तो। ये जो चीट शीट्स है ना, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, ये दे आर ऑल्सो फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, ये केमिस्ट्री के लिए भी है। तो केमिस्ट्री के भी जितने टॉपिक हैं आप कवर कर लेना। अब यहाँ पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टर्निंग फ्लोर टू मेक डो इज अ केमिकल चेंज। यार जो आटा है ना, उसको गूथा और उसके बाद वो जो डो बन जाता है ना, द प्रिपरेशन ऑफ द डो आउट ऑफ फ्लोर, you know it's actually a physical change। why? because you can turn the dough again into flour। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है, वो जो डो आपने बनाया है ना, उसको आप दोबारा फ्लोर में चेंज कर सकते हो। इट इज रिवर्सिबल, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। अब यहाँ पर टर्निंग डो टू कुक चपाती इज अ फिजिकल चेंज। यार एक बार रोटी बन गई ना, आप उसको दोबारा डो नहीं बना सकते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर उसको हीट दे रखी है। तो यहाँ पर ये फिजिकल चेंज है क्या? नहीं, ये केमिकल चेंज है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? नन। Which among the following statements is true about suspension? यार कभी भी आपको सस्पेंशन याद आए ना, तो आप रेत और पानी याद कर लिया करो, सेंड वाटर। ठीक है, जस्ट रिमेंबर सेंड वाटर। यहाँ पर क्या होता है, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर वाइल। सही बात है यार, कुछ समय के बाद ये सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पर है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। क्या पार्टिकल्स आप देख नहीं सकते हो क्या अपनी आंख से? यार बिल्कुल देख सकते हो। यहाँ पर तो सस्पेंशन में आप पार्टिकल्स बिल्कुल अपनी आंख से देख सकते हो, ये चीज़ गलत है। अब यहाँ पर द सस्पेंशन नेवर शोज टिंडल इफेक्ट। यार सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है, मगर फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। द पार्टिकल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यार इनको फिल्ट्रेशन से सेपरेट अपन करेंगे क्या? फिल्ट्रेशन से ही तो सेपरेट करेंगे, फिल्ट्रेशन से ही सेपरेट करेंगे अपन। सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर अ वाइल। बिल्कुल यार, सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, ये एकदम सही है। ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सस्पेंशन कैन नेवर शो टिंडल इफेक्ट। यार देखो, सस्पेंशन का ऐसा है कि 2 ऑप्शन में आप मतलब दिक्कत हो रही है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर पूछ रहे ट्रू,
तो पहली वाली स्टेटमेंट तो सही है, सल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर वाइल, बिल्कुल ये सेटल हो जाते हैं, जैसे ही आप इसको घुमाना बंद करोगे नीचे बढ़ जाएंगे। पहला वाला एकदम सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है ना, द सस्पेंशन नेवर शो टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन शो करता है मगर कुछ समय तक, नेवर हटा दो बस, शो टिंडल इफेक्ट फॉर सम टाइम, मतलब नेवर यदि लगा भी है कि कभी भी शो नहीं करता तो ये तो गलत है ना, करता है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो करता है। कब तक करेगा? जब तक आप घोलोगे तो उसमें पार्टिकल्स देखेंगे, पार्टिकल्स देखेंगे टिंडल इफेक्ट शो होगा। जब पार्टिकल्स ही नीचे चले गए तो फिर काय का टिंडल इफेक्ट? तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। भैया आप ये एकदम डिस्क्राइब करके क्यों नहीं बता रहे हो भाई? बाकी लोग तैयारी कर रखे हैं, पूरे सेशंस लगा रखे हैं, अब उनका टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर सकता हूँ मैं। उन्होंने सारे सेशन लगा रखे हैं, 5 सेशन, जो 4 सेशन केमिस्ट्री के मैंने लिए हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से एग्जैक्टली पेपर में सवाल आएंगे और यहाँ से भी आएंगे, मगर यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर करके बता रहा हूँ। 1 दिन बाद 2 दिन बाद यहाँ पर पेपर है, तो अब मैं कैसे उनका टाइम वेस्ट कर सकता हूँ यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंपाउंड्स possess टोटली डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बिल्कुल इसका एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। यदि आपके रिलेटिव्स ने बोला है कि बेटा ज़रा पानी पिला दो, है ना, तो एक तो ऐसा है कि चले जाओ बाहर, हैंडपम्प लगा हुआ है वहाँ से भर के पी लो, है ना। और एक तरीका ये है कि हम आपको हाइड्रोजन लाकर दे रहे हैं और आप क्या करो, इतना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आप इनहेल कर लो, ये बन जाएगा H2O, और यही आपको चाहिए था। नहीं यार, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी है, वो इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से एकदम अलग है। दे डू पजेस एकदम डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। एलिमेंट्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर देखो, होमोजेनस मिक्सचर कैरीज आउट टिंडल इफेक्ट। यहाँ पर जो होमोजेनस मिक्सचर है ये टिंडल इफेक्ट कैरी करते हैं, ये बिल्कुल भी कैरी नहीं करते हैं। होमोजेनस मिक्सचर जब सॉल्यूट पार्टिकल पूरा घुल गया तो फिर क्या टिंडल इफेक्ट भाई? तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ओनली 3। अ चेंज इन फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। फिजिकल स्टेट में चेंज कैसे आएगा? फिजिकल स्टेट में चेंज यार देखो, या तो तुम एनर्जी दे दो, या तो एनर्जी, मतलब फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या तो एनर्जी दो, या तो वो एब्जॉर्व करेगा या तो रिलीज करेगा। व्हेन द एनर्जी इज ईदर गिवन टू और टेकन आउट, मतलब स्टेटमेंट 3। आगे देखो, अ सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है। इस सोल्यूशन में क्या, अ सोल्यूशन एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट होता है इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो सोल्यूट आपको 20 ग्राम दे रखा है, सॉल्वेंट आपको 180 ग्राम दे रखा है। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन? मास बाय मास। तो ऊपर आपको मास है और नीचे भी क्या है, मास है। ऊपर यहां पर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और नीचे यहां पर क्या होगा, सोल्यूशन होगा। मल्टीप्लाई बाय कर दो का 100 का। अब जो सल्यूट है, सल्यूट कितना है, 20 है, और सोल्यूशन कितना है, 180 प्लस 20 200, मल्टीप्लाई बाय कितना है, 100 है। ये 2 और यहाँ पर 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था उसमें अल्फा पार्टिकल्स लिए गए थे, काय के, हीलियम के। ये काय के लिए गए थे, हीलियम के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और जो गोल्ड फॉइल की, वहां पर फॉइल ली गई थी गोल्ड फॉइल की, हीलियम, मगर जो पार्टिकल्स की यदि अपन बात करेंगे तो वो हीलियम के लिए थे। ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिगार्डिंग न्यूक्लियर मॉडल जो रुदरफोर्ड ने दिया था ना, उसके रिगार्डिंग बताओ कौन सी चीज है। यार आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, इतने एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैं 3 क्वेश्चन अलग अलग कराने से अच्छा है 3 स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में डालूं, ताकि आपका भी समय बचे, आपको भी जो हाई लेवल का क्वेश्चन है वो देखने को मिले, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। मैं इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं, मगर एग्जाम में इतने कठिन आपको सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस। हाँ जी, न्यूक्लियस में रिसाइड करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, हाँ ये चीज रुदरफोर्ड ने बोल दी थी, मगर ये चीज बोर ने बताई थी कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एटम हैज द पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल कॉल्ड न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही बात है। ये किसने, ये रुदरफोर्ड ने बोला। तो कितनी स्टेटमेंट यहां पर सही है, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द एटम, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द एटम। यार वो पूरे में फैले हुए हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, ठीक है, पूरे एटम में फैले हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बोर मॉडल, बोर मॉडल के रिगार्डिंग कौन सी चीज करेक्ट नहीं है।
तो यार बोर मॉडल के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन द सेंटर बिकॉज दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो ये तो एकदम सही बात है यार, एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे। ओनली डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड, बिल्कुल डिस्क्रीट ऑर्बिट यहाँ पर अलाउड है। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इन द सेंटर, बिल्कुल ऊपर भी यही बात बोली, मगर यहाँ बोल रहा है एनर्जी रेडिएट करते हैं। यार ये तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है यार। आज गला थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा तो गाना गाने का मन नहीं कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द करेक्ट सेपरेशन टेक्निक? वाटर एंड केरोसिन ऑयल। ठीक है, हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। वाटर एंड केरोसिन ऑयल को अपन को अलग करना है। यार वाटर और केरोसिन ऑयल इमिसिबल लिक्विड है, क्या इनको डिस्टिलेशन होगा? नहीं, सेपरेटिंग फनल से इनको अलग किया जाता है। एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन और वाटर को अलग करना है तो डिस्टिलेशन। ठीक है, मिसिबल लिक्विड को डिस्टिलेशन। ड्रग्स एंड ब्लड, या ड्रग्स एंड ब्लड मतलब कि सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट, तो सेंट्रिफिकेशन नहीं होगा, क्या होता है, क्रोमैटोग्राफी होगा। ये ऊपर के तीनों गलत हैं। गैस फ्रॉम एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द करेक्ट आंसर। यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम। इसमें से कौन से हैं विच आर नॉट टर्म्ड एज मेटलॉइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सा मेटलॉइड नहीं बताया गया है? तो कौन सा नहीं बताया गया यार मेटलॉइड? सभी बताया गया भाई, सारे के सारे गिवन है। ठीक है, सारे के सारे गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एटॉमिक मास? ठीक है, मैक्सिमम एटॉमिक मास किसका है? तो मैक्सिमम एटॉमिक मास जब आप फाइंड करोगे ना, मैंने आपको सिखाया था, एक का निकाल कर बता दे रहा हूँ, इन दोनों का मैक्सिमम होगा मगर इन दोनों का आपको सेम मिलेगा, तो दोनों इसके आंसर है। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट्रिक का निकाल कर बता रहा हूँ, HNO3। ठीक है, या फिर सल्फ्यूरिक का देख लो जो एक्चुअली में आंसर है H2SO4। इसका है 1 × 2 प्लस सल्फर का है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 32 प्लस यहाँ पर 64, 4 5 6 7 6 7 8 9। ठीक है, 16 का 4 2, ठीक है, 32 और 1, यहाँ पर 2 होगा ना, 4 5 6 7 8 98 यू। ठीक है, इसका भी 98 आ जाएगा, तो दोनों ही मैक्सिमम है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कम आएगा और नाइट्रिक का कम आएगा। ठीक है, मैंने काय का बताया आपको, मैंने बताया सल्फ्यूरिक एसिड का। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विद वाटर इट प्रोड्यूसेस स्लेग लाइम। ठीक है भाई, अच्छी बात है। जब क्विक लाइम, जो अपन बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है के साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बना लेता है, स्लेग लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है, ये काय का एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है यार, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और क्या, मगर साथ में हीट भी रिलीज होती है, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब 1 और 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, X रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लेट लाइम। ठीक है, जो X है ये काय के साथ रिएक्ट कर रहा है, पानी के साथ, और स्लेट लाइम बना रहा है। तो कौन सी चीज रिएक्ट करती है, स्लेट लाइम बनाती है पानी के साथ? अभी ऊपर बताया क्विक लाइम, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं, क्विक लाइम यहाँ पर देख लो। फिर क्या बोल रहा है कि एंड व्हेन स्लेट लाइम रिएक्ट्स विद वाई के साथ, जब स्लेट लाइम रिएक्ट, जब वाई के साथ स्लेट लाइम रिएक्ट करेगा तो ये शाइनी अपीयरेंस देगा दीवार को, और क्या बना लेगा, Z। तो क्या ऐसी चीज़ है यार, रिएक्ट करता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो जब ये जो यहाँ पर बना है ना X, जब ये X Y के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या आता है, शाइनी अपीयरेंस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग, कभी भी फेरस सल्फेट को आप हीट करोगे, FeSO4, तो यहाँ पर हीट करोगे तो क्या मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2, तो यहाँ पर ये मिला, मगर ये कौन सी रिएक्शन है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट इट डिकम्पोजेस एंड इट गिव लेड ऑक्साइड, बिल्कुल यार लेड ऑक्साइड देता है, और साथ में क्या देता है, जो PbNO32 है, हीट करोगे PbO मिलेगा, साथ में NO2 मिलेगा, और साथ में O2 मिलेगा, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला, और यहाँ पर क्या मिला, ऑक्सीजन। बढ़िया, अच्छी बात है सर। अब यहाँ पर आगे आ रहे हैं अपन, आगे और सवाल आपसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही कलर आपको बता रहा है। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का है, हाँ जी ग्रीन कलर का है यार, इनकरेक्ट बता रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ये। जो कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का है, सही बात है। जिंक सल्फेट कलरलेस है, सही बात है। लेड नाइट्रेट येलो नहीं भाई, लेड नाइट्रेट भी कलरलेस है, ये गलत है। ठीक है, बढ़िया आपका प्रैक्टिस हो रही है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो आप, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड वॉज सल्फ्यूरिक एसिड, सही बात है।
नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल्स। जो नाइट्रिक एसिड है इसका यूज करा जाता है सुनारों के द्वारा गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल्स को क्लीन करने के लिए, सही है। विनेगर को इथेनोइक एसिड कहा जाता है, सही है। इथेनोइक एसिड बोलते हैं, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, सारी की सारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइबेसिक एसिड, तो ट्राइबेसिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड में क्या आ रहा है H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड में क्या आ रहा है H4PO4, ठीक है, S3PO4 सॉरी, ठीक है S3PO4। तो आप यहाँ पर देखो ट्राइबेसिक मतलब कि किसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 3 एटम आ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, यहाँ पर 1 आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 मिनट रुकना। पहले चलो, क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यार देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एसिड के साथ ना, एसिड के साथ रिएक्शन होती है मेटल ऑक्साइड की, ठीक है, याद रखना। और ये बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, ये बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। मतलब ये वाली जो चीज़ है ये बेसिक इन नेचर है, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नहीं ये तो एसिडिक होंगे ना, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये भी गलत है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? नन, एक भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन यदि आप देखोगे, यहाँ पर क्या है? व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर से पास करोगे, इट टर्न्स मिल्की, ये क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। अब आप जैसे ही आपको मिल्की देखा, आपने उठाकर क्या लगा दिया? आपने लगा दिया कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। जब वही कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सेस में पास करोगे तो ये जो मिल्कीनेस है ना, ये डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसके फॉर्मेशन की वजह से? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है, सब बता रखा है यार सेशन में, एक एक चीज़ मैंने बहुत सुकून के साथ, शांति के साथ आपको पढ़ा रखी है। ये वाला देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि मिथाइल ऑरेंज इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, गलत। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि लैब्स वगैरह में डिजाइन होता है। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो इन बेसिक सोल्यूशन, सही बात है। एसिडिक में रेड और बेसिक में येलो। फेनोफ्थेलिन रिमेन्स कलरलेस इन बेसिक सोल्यूशन, नहीं भाई, बेसिक में वो क्या होता है? पिंक होता है। ये वाला गलत है। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ 2 मत लगा देना, हाउ मेनी पूछ रहा है तो 1, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन पूछ रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द pH रेंज ऑफ 7 से 7.8, सही है। द pH ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 12, नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 है, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज मोर देन द लेमन जूस। यार एक बात सुनो, गैस्ट्रिक का जो pH है ये कितना होता है? 1.2, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, इसका pH और कम होगा क्योंकि ज़्यादा एसिडिक है। लेमन जूस का कितना होता है? 2.2। तो क्या इसका ज़्यादा है क्या? नहीं है भाई, इसका कम है, ठीक है। लेमन जूस का 2.2 है। कम किसका होगा? कम ज़्यादा किसका होगा? जो ज़्यादा एसिडिक होगा। यार इसमें तो HCl प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और लेमन जूस में क्या प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड। तो ज़्यादा कम उसका होगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ज़्यादा कम गैस्ट्रिक जूस का होगा। तो क्या मोर देन है? नहीं, ये भी गलत है। कितनी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 1। ब्राउनिंग ऑफ चॉप्ड एप्पल, जो चॉप्ड कटा हुआ एप्पल है ना, वो क्या हो जाता है? ब्राउन पड़ जाता है, आपने देखा है। इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमन जूस, बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सकता है, ये एकदम सही बात लिखी हुई है। लेमन जूस क्या है? लेमन जूस में एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड हैज लो pH, उसका pH काफ़ी कम है, एसिड का pH कम होता है। दैट रिएक्ट्स विद पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। देखो वो ब्राउन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्या रिलीज होता है? पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। अब जब ये इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा ना, तब उसकी ब्राउनिंग कम की जा सकती है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एल्कली है। जो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, ये यहाँ पर क्या है? एक बेस है। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है।
और यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। ओके, ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि इसमें क्या होगा, क्लोरीन होगा। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कभी भी ये ऐसे यूजेस दिए हों, ब्लीचिंग के बारे में बात करें, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करें, या फिर डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात करें, तो इसका आंसर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या ट्रिक है आपको बता रखी है सेशन में, आप वहां जाकर देखोगे सारी ट्रिक वगैरह सब पता चल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉ मटेरियल फॉर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए रॉ मटेरियल क्या है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपने क्या करा, आपने जब NaOH जो है इस रुकना आपका क्या प्रोडक्ट बना था, NaOH, ठीक है, प्लस Cl2 प्लस H2, ये बना था। अब ये बना कैसे था पता है आपको किसी को? आपने NaCl में इलेक्ट्रिसिटी डाल दी थी, इलेक्ट्रिसिटी कर दी थी, NaCl था ये। तो अब यहाँ पर जो Cl2 है, इस Cl2 को आपने रिएक्ट किससे कराया था? Cl2 को रिएक्ट करवाया था स्लेट लाइम से, CaOH2। ये आपको क्या देकर गया था? CaOCl2 मतलब ब्लीचिंग पाउडर। तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? ये जिसका नाम है स्लेट लाइम। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो यार, ब्लू विट्रियोल में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? ब्लू विट्रियोल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 5, तो 5 देख लो, यहाँ है और यहाँ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने होते हैं? हाफ, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अब तुम बोलोगे इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यार एकदम अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को, ठीक है, मेरे को पता है यार, मैं सेशन छोड़कर आप लोग मत जाना, आई नो इट वेरी वेल, आपके पास ना टाइम बहुत कम है, ठीक है, आई नो इट वेरी वेल। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज इसलिए सेशन को देख रहे हैं ताकि उनको सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर हो जाए, तो मैं इसलिए यहाँ पर इनके फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ। बाकी यदि आप रिमेनिंग पेपर लीक क्वेश्चन देखोगे सब कुछ बताया है, ठीक है, आखिरी में सेशन आ रखा है इसलिए मैं ये चीज़ करवा रहा हूँ। बट यदि आपने केमिस्ट्री के सेशन लगा दिए, दे आर इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट सेशंस, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाकर देख लो केमिस्ट्री के सेशन पे जो 10 के व्यूज़ वाला सेशन है, पार्ट 1 वहाँ से चालू कर दो, ऊपर तक चले जाओ, आपकी पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी 4 सेशन में। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, 5 क्वेश्चन अलग से मत दो, एक ही क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट डाल दो, काम खत्म। इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। किसके बारे में पूछ रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि ये बात चल रही है बेकिंग सोडा के बारे में। हियर दे आर टॉकिंग अबाउट बेकिंग सोडा। तो क्या बेकिंग सोडा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है? होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, हाँ जी। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन मिल्क, सही बात है। इट इज़ यूज्ड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट की इंडस्ट्री, गलत। यहाँ पर यूज होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एफरवेसेंट ड्रिंक्स, मतलब ड्रिंक्स वगैरह, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर CO2 निकलता है तो एफरवेसेंट ड्रिंक वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 4 है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़िया सवाल था ना। यहाँ पर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम का यूज करा जाता है कुकिंग वगैरह में, क्यों यार? खाने में इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना काफ़ी ज़्यादा है। पहले नंबर तो 4, तो 4 देख लो कहाँ पर है, ये 4 और ये ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यार पिघलता नहीं है जल्दी से। थर्मल गुड कंडक्टर, मतलब हीट भी अच्छी खासी पास हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली फाइन। द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ द मेटल, मतलब सबसे पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट किसकी है? लेड की है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यार देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और बेल्स वगैरह के लिए आप सभी को पता है, बेल में क्या साउंड आता है और साउंड के लिए सोनरस। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेलेबिलिटी मतलब यार पीट पीट के शीट में चेंज कर देना। डक्टिलिटी का मतलब वायर में चेंज कर देना, ठीक है। शाइनिंग मतलब लस्ट्रस। यहाँ पर है Al2O3 प्लस NaOH, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Al2O3 एक हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ। तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी में बताना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा। तो यार ऑर्डर तो यहाँ पर दिया है, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग की क्या ही बात है ना। तो सोडियम सबसे ज़्यादा होगा, तो सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। ठीक है, आयरन पहले आता है ना, मैग्नीशियम, जिंक नहीं, पहले आयरन आता है फिर जिंक आता है। तो अपन ने क्या करा था, PSC नहीं भाई, PSC, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, फिर आता है भाई, तो पहले क्या आता है, जिंक। तो पहले जिंक आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यार ट्रिक बताई थी ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। ठीक है, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ सेम सेव्स गोल्ड। इंस्टीड, तो इंस्टीड बाद में आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो देगा, यहाँ पर जो भी आपका एलिमेंट प्रेजेंट है वो देख लो हाई रिएक्टिव होना चाहिए, तभी इसको क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। तो क्या आप एक बात बताओ, कभी कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? इसकी 7 पुश्ते भी लग जाएंगी ना तब भी नहीं कर पाएगा, इतना हाईली रिएक्टिव है ये। ठीक है, ये नहीं करेगा। क्या सिल्वर कॉपर को कर सकता है क्या? यार सिल्वर सबसे नीचे आता है भाई, कैसे कर दे? क्या कॉपर सिल्वर को कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड, बिकॉज यार क्योंकि नॉन जो मेटल है ना ये कोवेलेंट बनाते हैं, और कोवेलेंट में कभी भी लेना देना नहीं होता है, गिव और गिव नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ शेयरिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा आयनिक नहीं है, मतलब कोवेलेंट है ना, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट कौन कौन से हैं यार? आयनिक नहीं, कोवेलेंट। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ कोवेलेंट कौन से हैं। पहला वाला और ये NaCl, ये दोनों के दोनों आयनिक हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जब अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था तब मैंने बताया था ना, आयनिक है ये दोनों। जो Na है ये एक अपना Cl को दे देता है, ठीक है, ये आयनिक है दोनों। तो आंसर क्या है, आयनिक कौन से नहीं है, HCl और C, ये सेकेंड और थर्ड। तो मतलब सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय, यार इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड। ठीक है, उनके मोल्टन ऑक्साइड में चेंज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, लस्ट्रस कौन सा है, आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक जिंक ऑक्साइड भी है, लिख लो, जिंक ऑक्साइड भी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 भी है, SO3 भी है, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड है। एटॉमिक नंबर एन एलिमेंट X इज 12, किसका है, मैग्नीशियम का है 12। मगर सुनना यहाँ पर, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट, तो इससे नियरेस्ट ना नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। हाईली बेबाका नीनामग, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। इससे नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियॉन। द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो देखो कभी भी किसी के सामने मजाक उड़ाया जाता है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो किसी के सामने रोस्ट करना, तो रोस्टिंग जो होती है ये काय में होती है, प्रेजेंस में, मगर जो कैल्सिनेशन होता है ये हमेशा काय में होता है, एब्सेंस में, जिसमें कार्बोनेट और उसके ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑक्साइड ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव लाइक जिंक, आयरन, निकल, टिन, कॉपर आर रिड्यूस्ड बाय, इनको रिड्यूस्ड करेंगे एक अच्छा खासा अपन रिड्यूसिंग एजेंट लेकर, जिसका नाम है कार्बन। PYQ भी पूछा हुआ है यहाँ से, बहुत सारे PYQ पूछे हैं जो कि मैंने ऊपर आपको बताए नहीं है। इन थर्माइट वेल्डिंग अ मिक्सचर ऑफ, यार कभी भी थर्माइट वेल्डिंग होती है ना, तो वो जो आयरन है, लोहा है आयरन, उसका एक ऑक्साइड बनाया जाता है, आयरन का ऑक्साइड बनाया। इस आयरन के ऑक्साइड में क्या एड ऑन करा जाता है जेंटलमैन, ठीक है, इस आयरन के ऑक्साइड में हम लोग ऐड करते हैं एल्यूमिनियम का पाउडर। आपको पता है ये जो Fe2O3 है, जब ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस, अरे भाई हाँ, Al2O3 प्लस यहाँ पर Fe, ये जो Fe है ये उसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड मतलब फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर की यहाँ पर रिएक्शन होती है, ठीक है, ये यहाँ पर इनकी रिएक्शन होती है। यार देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ यार, ये ऑनलाइन टीचिंग में ना यार एक चीज़ मतलब बहुत मेरे को ठीक नहीं लगती है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यहाँ पर ना प्रूव करके बताना पड़ता है इंसान को कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है यार। जिसमें दम होती है ना वो कभी बोल कर नहीं बताता है, मगर यहाँ पर बोलना पड़ता है, जानबूझकर इसमें बोलना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे मैं मतलब
ये चीज़ ऐसा है कि यदि मैं आपसे अभी नहीं बोलूँगा ना कि जो ऊपर वाले केमिस्ट्री के सेशन है उसमें मैंने कितना नीचे डेप्थ में जाकर बता रखा है, आप जाकर नहीं देखो। मैं पुराने स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने स्टूडेंट इतने सिंसियर हैं कि स्टार्टिंग से अभी तक पूरे सेशन लगाते आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट की जो कि अभी यहाँ पर सेशन देख रहे हैं। तो आप जाओ, यदि आपको लग रहा है सेशन देखना है, हमको एकदम बेसिक से करना है तो कर लो, अभी भी समय है। आप 2x पर लगाओ और ख़त्म कर दो सेशन को, सारी चीज़ें क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, दोबारा बोल दिया, यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। गैल्वेनाइजेशन, यार आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी सीरियस माहौल बना रखा है भैया। यार सोकर उठा था मैं और एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करी मैंने, वो अभी जो चल रही थी ना वो वाली, बस उसके बाद सेशन लेने आ गया। स्ट्रगल चल रहा था, बस कल से नहीं होगा और क्या। चलो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ठीक है, बढ़िया बात बताता हूँ। एक दिन पहले की बात है, 2 दिन मैं मार्केट में था, नरेंद्र सर का फ़ोन आया, कुछ ज़रूरी बात कर रहा था हम लोग एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। इतने में बात ख़त्म हुई। नहीं, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग नहीं थी यार, वो कुछ टिकट्स वगैरह के रिगार्डिंग थी, ठीक है। अब वहाँ पर क्या भाई, सामने मैंने देखा जो बर्फ़ है ना, आइस, बर्फ़ के सिल्ली रखी हुई थी। मतलब सिल्ली मीन्स जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं ना, दी ब्लॉक ऑफ आइस, जो कि ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक आपने देखे होंगे शादी वगैरह में जो ठंडा पानी वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है, वो है। अब ये जो ब्लॉक थे ना, ये जो नालियाँ होती हैं उसके जस्ट ऊपर जो फर्श लगा होता है, गंदी जगह होती है, उसके ऊपर रखे हुए थे। मैंने नरेंद्र सर से बोला, मैंने कहा बड़े भाई ये क्या है, ये फर्शियाँ तो एकदम रोड के ऊपर रखे हुए, ये कैसा रखा हुआ है। नरेंद्र सर बोलते तो कुछ ये बर्फ़ की सिल्लियाँ तो मुर्दा घर से लाई जाती है। मुर्दा घर मतलब समझ रहे हो, जहाँ पर लाशें रखी जाती है ना, डेथ बॉडी रखी जाती है, बोलते कुछ तो वहाँ से लेकर आते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। फिर वो क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई ऐसे ही गन्ने का जूस जो है ना, गन्ने का जूस वो इतना स्वादिष्ट नहीं होता है। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं 5 मिनट बाद ना गन्ने का जूस ही पीने जाता, मगर उन्होंने बोल दिया ये जो बर्फ़ है ये वहाँ पर यूज़ होगा। मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैंने कहा भाई ये बर्फ़ वहाँ जाएगा। मैंने कहा यदि मैंने गन्ने का जूस अब पिया ना तो उसका बर्फ़ धुलवा लूँगा, या तो बिना बर्फ़ का पीऊँगा। यही दिमाग में चल रहा था। 2-3 दिन हो गए गन्ने का जूस ही नहीं पिया, अभी आज जाकर पिया, वो भी बिना बर्फ़ वाला। यहाँ पर देखो, गैल्वेनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ, मतलब किस चीज़ की कोटिंग करेंगे, जिंक की, ठीक है। और भी मैं एक बात बताऊँ ना, जो ब्रोंज, आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, वो जो चीज़ें मैंने जो कुछ चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं भाई, जिसमें अलॉयज़ वगैरह बताए हैं, ठीक है, वो अलॉयज़ अच्छे से कर लेना। अपने सेशन में ट्रिक बताई है मैंने, सारी ट्रिक बताई है, सारे ब्रास ब्रोंज ये जितने भी ये बने हुए हैं ना, ये सब की ट्रिक बता रखी है, देख लेना अच्छे से। एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट, ठीक है, एक एलिमेंट एक्स, अरे ये क्या हो रहा है भाई, आखिर में जाके भाई तो इंप्रेशन ख़राब ना कर। एक एलिमेंट एक्स है, सॉफ्ट है, बस समझ जाओ सॉफ्ट, नाइफ से कट, पोटेशियम सोडियम, ठीक है, पोटेशियम सोडियम, भैया यहाँ तो पी भी दिया है, पोटेशियम भी दिया है। अरे पी फॉर पोटेशियम होता है क्या, के फॉर पोटेशियम होता है, के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, यहाँ पर Na है, आंसर इज करेक्ट। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे देख कर डायरेक्टली आंसर पता लगाया जा सकता है, जो कि सब सिखा रखा है मैंने। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, एक्स लूज कर रहा है और वाई गेन है। यार एक बात बताओ, तो आप सब छोड़ो, सब छोड़ दो, सब हटाओ, ये एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज और गेन शेयरिंग नहीं, यहाँ पर लूज और गेन चल रहा है, और लूज और गेन चल रहा है मतलब यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बन रहा है, शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ पर बन रहा है आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड है, इसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत तगड़ी है। अब बॉन्डिंग तगड़ी है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, इट विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मगर क्या बोल रहा है, नॉट शोन, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करी जाएगी, तो लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहे हो क्या ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन है इसकी, एकदम बढ़िया सवाल था ये। एमलगम इज एन अलॉय ऑफ, कोई भी चीज़ हो यार जिसमें Hg हो, S, जैसे मर्करिक सल्फाइड, क्या है ये, सिनेबार है, याद रखना सिनेबार है। Cu2S क्या है ये, दिस इज कॉपर ग्लेंस, कितनी बार एग्जाम में आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग, और ग्रीन कोटिंग बना लेते हैं, काई की बना लेते हैं ये ग्रीन कोटिंग बना लेते हैं यार कॉपर कार्बोनेट की, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देखो,
जो बहुत पहले टेलीग्राम जो अपना क्विज ग्रुप है वहाँ पर मैंने डाले थे। द रिएक्शन इन विच इथेनॉल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथेनॉइक एसिड, ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे यार? इथेनॉल जब इथेनॉइक एसिड में चेंज होता है ना, तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करा जाता है, K2Cr2O7 और पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब KMnO4, ठीक है, ये दोनों का। इस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यार ये सब बता रखा है, सब सेशन में। अब कैसे, अरे हाँ, अब ये प्रूफ भी डला हुआ है भाई, ये देख लो, ठीक है। और क्या क्या बताएं यार, ठीक है, बस खुश ऐसे। अब मैं ये एक प्रूफ डाला है, ऐसे सारे प्रूफ डले हुए हैं। ये इथेनॉल जो है ये इथेनॉइक एसिड में चेंज हुआ है, ये एक पेज याद कर लेगा, कार्बन कंपाउंड की पूरी रिएक्शन ही खत्म, यहाँ पर कहानी खत्म। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये क्या है? एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या बोल रहा है? द रिएक्शन इन विच इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, जब दोनों रिएक्ट करते हैं और एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाते हैं, इसको बोलता है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें थ्रू विच सोप बनता है, तो इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ चेंज अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड? अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करने के लिए यहाँ पर कौन सा एजेंट करेंगे? तो यहाँ पर देखो, ये अल्कोहल है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट का यूज हुआ है। बस अपन यूज करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एजेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड? मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर, है ना भाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यार अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा भाई, इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो तो नॉन मेटल है ना, कोवेलेंट में कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। थर्ड वाला सही है। अब थर्ड वाला सेकेंड भी आ रहा है इसमें, और फर्स्ट भी आ रहा है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फर्स्ट वाला सही है। बट एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, तो इसका मतलब क्या है? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन आप खुद सोचो यार, ठीक है। S3H8, ठीक है, S3H8, C3H8 सॉरी, इट बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ, कई की होमोलॉगस सीरीज में आ रहा है। तो आप देख लो यार क्या बना रहा है। आप जैसे ये वाला डालो पहले, CN, आप C में 3 डालो, है ना, बस H8 आ जाना चाहिए। आपने ये वाला फॉर्मूला डाला 2n+2, तो यहाँ पर C3, यहाँ पर 3 2 6, और यहाँ पर 3 2 6 और 2 8 आ जाएगा। अरे बढ़िया यार, पहले वाले में ही आ गया, मतलब एल्केन है ये, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, 3 आइसोमर्स होते हैं भाई, ये बता रखा है आपको। और इसकी ट्रिक भी, जितने भी है ना आइसोमर्स जो इंपॉर्टेंट आपको याद करने, मीथेन के कितने हैं, एथेन के कितने, सब आपको बता रखा है, वो देख लेना। व्हेन इथेनॉइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaHCO, तो कौन सी गैस निकलेगी यार? आखिरी में CO3 आ रहा है ना, तो 100% कभी भी कार्बोनेट है तो गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इथेनॉल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इथेनॉल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या देगा? आप बताओ। इथेनॉइक एसिड देगा ना, एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, इसमें कौन सा फंक्शनल? यार अल्कोहल मतलब OH, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड मतलब CHO। तो यार कीटोन CO आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। हाइड्रोजन हैज 4 कार्बन एटम, ठीक है। इफ इट इज एन एल्कीन, तो एल्कीन का मतलब पता है क्या? CnH2n, तो यहाँ पर 4 है, C4H8, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ठीक है। डायमंड, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है, 4 अदर कार्बन एटम। तो ये क्या बना रहा है? एक शेप ऑफ फुटबॉल, शेप ऑफ रिंग, है ना। आप खुद बताओ, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, 1 2 3 4, ये सही है। अ सोप मॉलिक्यूल हैज़, ठीक है, सोप मॉलिक्यूल का क्या होता है? सोप का यार मैं बता ही दूं क्या? यहाँ पर देखो,
मिसल ऐसा बनता है। ये जो है ना, यहाँ पर रहती है डस्ट, यहाँ पर वाटर नहीं रहता है। तो वाटर मतलब फोबिया, ठीक है। फोबिया काहे का है? वाटर का। तो अरे वाटर का फोबिया है, ठीक है, वाटर का फोबिया है। अब यदि वाटर का फोबिया है तो टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक टेल है। देखना जरा हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ पर है, ये है। तो मतलब जो हेड है वो कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक हेड होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका पूरा फॉर्मेशन पढ़ना है तो आखिरी सेशन केमिस्ट्री का लगा कर देख लो, क्योंकि सब बताना है यार, समझ रहे हो ना, समझो यार। प्रैक्टिस करवाना था, प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है। चलो बढ़िया। और सवाल प्रैक्टिस कहाँ से करें भैया? चीट शीट खोलो, वहाँ से करें। और कंसेप्ट प्रैक्टिस कहाँ से करें भैया? केमिस्ट्री के सेशन लगा लो। तो बढ़िया यार, जर्नी काफ़ी बढ़िया रही, ठीक है। वो वैसा अपन लोग नहीं करने वाले हैं। वो रील्स वगैरह में चलता है ना, बच्चियाँ लोग रोती हैं। और मैंने पहले भी बोला था आपको, फेयरवेल नहीं फ्यूनरल। इधर तो एजुकेटर भी हंस रहा है भाई, कम से कम छुटकारा प्राप्त हुआ आपसे। नहीं यार भाई, ऐसा नहीं है। बढ़िया, तुम लोग एकदम मज़ेदार स्टूडेंट रहे। क्या तगड़ा सपोर्ट करा आपने, मज़ेदार एकदम, ठीक है। बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। क्या बोलूँ आपको आखिरी में, क्या बोलूँ? माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ठीक है। माउंटेन ड्यू के बाद की लाइन आप लगा लेना, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ मैं? हारना मत भाई, ठीक है, हार मत मानना लगे रहो यार, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह अभी हम लोग आपको एक वीडियो में दे रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, चिंता मत करो। चलो बढ़िया यार, कनेक्टेड वगैरह रहना, भले ही आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, ठीक है। बढ़िया रही जर्नी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।